जय हिंद साथियों, मैं अमित सिंह तोमर अमित लाइव एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों पिछली क्लास में हमने एनसीईआरटी साइंस की दोस्तों 11th क्लास की पहली क्लास ले ली थी, जिसमें दोस्तों हमने कुछ एमसीक्यू किए थे। तो आज दोस्तों ये सेकंड नंबर की क्लास है, पार्ट 2 है 11th क्लास की साइंस की एनसीईआरटी की। तो दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट में सारी एनसीईआरटी साइंस के एमसीक्यू डाल दिए दोस्तों, 6 से लेकर 11 तक के दोस्तों एनसीईआरटी के एमसीक्यू डाल दिए। तो जाके दोस्तों आप प्लेलिस्ट में एनसीईआरटी अंडरस्कोर क्वेश्चंस के नाम से दोस्तों प्लेलिस्ट है 6 to 12। तो प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो देख लेना। तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते रहना। अगर सब्सक्राइब नहीं करा हो तो घंटी के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लेना और उसमें ऑल नोटिफिकेशन कर देना, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज 11th क्लास के दोस्तों पार्ट 2 है साइंस के एमसीक्यूज़ का दोस्तों। और ऊपर के आई बटन में दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट डाल दी है, प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो देख लें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है कि दोस्तों चैप्टर का नाम है प्राणी जगत। 4th नंबर का चैप्टर है ये दोस्तों 11th क्लास की एनसीईआरटी के साइंस का दोस्तों। तो प्राणी जगत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो आपको बताना है दोस्तों कि कौन से सही है, कि पहला सही, दूसरा सही, कि तीसरा सही। तो पहला जो स्टेटमेंट है दोस्तों वो है कि प्राणी जगत के सभी सदस्य बहुकोशिक होते हैं। सेकेंड है दोस्तों स्पंज में कोशिका बिखरे हुए समूह में होते हैं। और थर्ड है दोस्तों प्लेटी हेलमिंथीज में पूर्ण पाचन तंत्र उपस्थित होता है। तो उपयुक्त में से कौन से सही है? ऑप्शन ए दोस्तों मान लो केवल एक है, ऑप्शन बी मान लो केवल दो, ऑप्शन सी मान लो कि एक और दो, और ऑप्शन डी है दोस्तों 1 2 3। तो बताओ दोस्तों क्या है इसका सही जवाब। मैं दोस्तों आपको इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। जो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 सही है। अर्थात 1 और 2 कौन से सही है दोस्तों, उसको टिक कर देता हूँ। अर्थात कि प्राणी जगत के सभी सदस्य बहुकोशिक होते हैं। और सेकंड है दोस्तों कि स्पंज में कोशिका बिखरे हुए समूहों में होती है। चलिए दोस्तों डिटेल को देख लेते हैं। तो डिटेल ये है दोस्तों कि प्राणी जगत के सभी सदस्य बहुकोशिक होते हैं, परंतु भिन्न भिन्न कोशिका संगठन प्रदर्शित करते हैं। अतः कथन फर्स्ट है सही है। फिर है दोस्तों कि स्पंज में कोशिका बिखरे हुए समूहों में होती है। अतः कथन दूसरा भी सही है। फिर है दोस्तों कि भिन्न प्राणियों में अंग तंत्र भिन्न प्रकार की जटिलताएं प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए पाचन तंत्र भी पूर्ण और अपूर्ण होते हैं। अपूर्ण पाचन तंत्र में एक ही बाह्य द्वार होता है जो मुख तथा गुदा दोनों का कार्य करता है। प्लेटी हेलमिंथीज अपूर्ण पाचन तंत्र के उदाहरण है। पूर्ण पाचन तंत्र में 2 बाह्य द्वार होते हैं, मुख तथा गुदा। अतः कथन तीसरा गलत है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं, हम सेकेंड नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि प्राणी जगत में परिसंचरण तंत्र के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको दोस्तों सही बताना है कि कौन से सही। पहला स्टेटमेंट है दोस्तों कि खुला परिसंचरण तंत्र रक्त का संचार हृदय से भिन्न भिन्न व्यास की वाहिकाओं के द्वारा होता है। सेकेंड है दोस्तों बंद परिसंचरण तंत्र। इस प्रकार के तंत्र में रक्त का बहाव हृदय से सीधे बाहर भेजा जाता है और कोशिका तथा ऊतक इसमें डूबे रहते हैं। तो उपयुक्त में से कौन से सही है ये आपको बताना। ऑप्शन ए दिया गया है केवल 1 सही, ऑप्शन बी दिया गया है केवल 2 सही है, ऑप्शन सी दिया गया है 1 और 2 सही है, और ऑप्शन डी दिया गया है ना तो 1 ना तो 2 सही। तो बताओ दोस्तों क्या है सही जवाब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2 सही। अर्थात दोस्तों दोनों जो ये स्टेटमेंट दिए गए ये दोनों गलत है। चलिए दोस्तों अब इसकी डिटेल देखते हैं। तो डिटेल यही है दोस्तों कि उपयुक्त दोनों युग्म सही सुमेलित नहीं है। खुले परिसंचरण तंत्र में रक्त का बहाव हृदय से सीधे बाहर भेजा जाता है और कोशिका तथा ऊतक इसमें डूबे रहते हैं। बंद परिसंचरण तंत्र में रक्त का संचार हृदय से भिन्न भिन्न व्यास की वाहिकाओं जैसे कि धमनी, सिरा और कोशिकाओं के द्वारा होता है। चलिए दोस्तों अब थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन ये है दोस्तों कि जीवों की सममिति आवरण के संदर्भ में निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। तो आपको ये बताना है दोस्तों कि इनमें से कौन से सही हैं। सही पे विचार करना है आपको। पहला स्टेटमेंट दिया गया है दोस्तों कि असममिति कोई अक्ष अथवा सतह जो किसी जीव के केंद्र से गुजरती है तो उसके शरीर को 2 बराबर भागों में विभाजित नहीं करती है।
सेकंड स्टेटमेंट है दोस्तों कि अरिसममिति एक ही अक्ष अथवा सतह से गुजरने वाली रेखा द्वारा प्राणी के शरीर को दो समरूप दाएं और बाएं भाग में बांटा जा सकता है। थर्ड है दोस्तों कि द्विपार्श्व सममिति कोई अक्ष अथवा सतह किसी जीव की केंद्रीय अक्ष से गुजरती है तो उसके शरीर को दो समरूप भागों में विभाजित करती है। तो उपयुक्त में से कौन से सही है स्टेटमेंट आपको बताना है कि पहला सही है कि दूसरा स्टेटमेंट सही है कि थर्ड सही है कि एक और दो स्टेटमेंट सही है कि दो और तीन स्टेटमेंट सही है कि एक दो तीन तीनों स्टेटमेंट सही है। तो बताइए दोस्तों कौन से जो ये कथन है इनमें से कौन से सही। तो दोस्तों मैं इसका डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, केवल एक जो स्टेटमेंट है वो सही है। अर्थात क्या है दोस्तों, जीवों की सममिति अवधारणा के संदर्भ में जो युग्म पहला दिया गया है वो सही कि जीवों असममित कोई अक्ष अथवा सतह जो किसी जीव के केंद्र से गुजरती है तो उसके शरीर को दो बराबर भागों में विभाजित नहीं करती। ये वाला जो स्टेटमेंट है ये सही। अब डिटेल को देखते हैं दोस्तों। तो डिटेल यही है दोस्तों, प्राणियों को सममिति के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए स्पंज प्रायः असममिति होती है। असममिति का अर्थ है कोई अक्ष अथवा सतह जो इनके केंद्र से गुजरती है इनके शरीर को दो बराबर भागों में विभाजित नहीं करती है। अतः युग्म एक सही सुमेलित है। फिर दोस्तों की सीलेंट टेरेटा टीनोफोर और एकाइनोडर्मा में अरिसममिति होती है। अरिसममिति अर्थात कोई अक्ष अथवा सतह किसी जीव की केंद्रीय अक्ष से गुजरती है तो उसके शरीर को दो समरूप भागों में विभाजित करती है। अतः कथन दूसरा गलत सुमेलित है। फिर है दोस्तों थर्ड, इसमें देखते लास्ट स्टेटमेंट है कि यदि एक ही अक्ष अथवा सतह से गुजरने वाली रेखा द्वारा प्राणी के शरीर को दो समरूप दाएं और बाएं भाग में बांटा जा सकता है तो ऐसी सममिति द्विपार्श्व सममिति कहलाती है। एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा में ऐसी ही सममिति पाई जाती है। अतः कथन तीसरा भी गलत सुमेलित है। चलिए दोस्तों अब फोर्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। तो दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर दिए। अर्थात आपको दो टेबल्स दिए हैं तो उन टेबल को आपको मिलाना है कि ABCD के सामने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से क्या आएगा। तो दोस्तों टेबल 1 में आपको विशेषता दी गई और टेबल 2 में आपको उसके एग्जाम्पल उदाहरण दिए गए। तो पहला है दोस्तों जो A नंबर पर लिखा है द्विकोरिक अर्थात डाइप्लो ब्लास्टिक, उसके सामने लिखा है सीलेंट टेरेटा। बी पे लिखा है दोस्तों त्रिकोरिक ट्राइप्लो ब्लास्टिक, उसके सामने लिखा है दोस्तों सेकेंड एनेलिडा। फिर सी पे लिखा है दोस्तों अगुई यानी कि एक्योलोमेट्स, उसके सामने लिखा है दोस्तों थर्ड प्लेटी हेलमिंथीस। और डी लिखा है दोस्तों विखंडा अवस्था यानी कि मेटामेरिज्म, उसके सामने लिखा है दोस्तों फोर रज्जुकी। तो दोस्तों आपको बताना है कि ABCD के सामने कौन से एग्जाम्पल आएंगे कि A के सामने सेकंड आएगा कि B के सामने थर्ड आएगा कि क्या। तो बताइए दोस्तों कौन से एग्जाम्पल जो सही आएंगे। मतलब टेबल को आपको मेज द कॉलम टाइप का है दोस्तों, जो होता था हम पढ़ते थे बचपन में, सही जोड़ी मिलाओ। तो बताइए दोस्तों क्या है सही। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर मैं बता देता हूँ 1432 है। क्या है इसका सही आंसर दोस्तों 1432। तो दोस्तों 1 में जो आएगा वो आएगा A, फिर आएगा B, फिर आएगा T और आएगा T। तो दोस्तों द्विकोरिक अर्थात डाइप्लोब्लास्टिक के सामने A पहले नंबर का ही आएगा जो उसके सामने लिखा है सिलेंटेरेटा। और दोस्तों B जो है B अर्थात त्रिकोरिक यानी कि ट्राइप्लोब्लास्टिक के सामने जो आएगा दोस्तों वो आएगा फोर्थ नंबर का एग्जाम्पल जो कि रज्जुकी अर्थात त्रिकोरिक का जो एग्जाम्पल होता है दोस्तों उदाहरण होता है वो रज्जुकी होता है। फिर सी है दोस्तों अगुई यानी कि एक्लोमेट्स के सामने जो आएगा दोस्तों वो आएगा थर्ड नंबर का प्लेटी हेलमिंथीज आएगा दोस्तों एक्लोमेट्स के सामने जो उसके सामने लिखा है दोस्तों वो एग्जाम्पल है अगुई का प्लेटी हेलमिंथी। फिर है दोस्तों विखंडा अवस्था यानी कि मेटामेरिज्म के सामने आएगा दोस्तों सेकंड नंबर का एनेलिडा। तो विखंडा अवस्था का जो उदाहरण है दोस्तों वो है एनेलिडा।
चलिए दोस्तों, अब हम इसके एग्जाम डिटेल देख लेते। तो विकल्प बी सही उत्तर है। जिन प्राणियों में कोशिकाएं दो भ्रूणी स्तरों बाह्य एकोडर्म यानी कि बाह्य त्वचा और आंतरिक एंडोडर्म अर्थात अंतः त्वचा में व्यवस्थित होती है उन्हें द्विकोरिक कहते हैं। सिलेंटेरेटा द्विकोरिक प्राणी का उदाहरण है। जिन प्राणियों में कोशिकाएं तीन भ्रूणी स्तरों बाह्य एकोडर्म, आंतरिक एंडोडर्म और मेसोडर्म में व्यवस्थित होती हैं उन्हें त्रिकोरिक कहते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थिस से रज्जुकी यानी कि कोडेट्स तक के प्राणी इसके उदाहरण हैं। और जिन प्राणियों में शरीर गुहा नहीं पाई जाती है वे आगुही कहलाते हैं अर्थात प्लेटीहेल्मिन्थिस इसके उदाहरण हैं। कुछ प्राणियों के शरीर बाह्य और आंतरिक दोनों ओर श्रेणीबद्ध खंडों में विभाजित होते हैं जिसमें कुछ अंगों की पुनरावृत्ति भी होती है। यह प्रक्रिया खंडी भवन अर्थात सेगमेंटेशन कहलाती है। केचुए जो एनेलिडा संघ का प्राणी का शरीर ऐसा ही होता है अर्थात उसके शरीर का भी खंडी भवन यानी कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है और यह विखंडा अवस्था कहलाती है। चलिए दोस्तों, आप देखते हैं 5th नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। तो 5th नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों, आपको उपयुक्त विशेषता किस संघ को संदर्भित करती हैं ये बताना है। अभी दोस्तों हम ऑप्शन में देखेंगे संघ। तो पहला है दोस्तों, पहला स्टेटमेंट है कि इनके अंतर्गत सामान्यतः स्पंज आते हैं। सेकेंड है दोस्तों, ये सामान्यतः लवड़ी और असम्मित होते हैं। थर्ड है दोस्तों, इनमें जल परिवहन और नाल तंत्र पाया जाता है। और फोर्थ है दोस्तों, ये अभी उभयलिंगी होते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए दिया गया है एनेलिडा, ऑप्शन बी दिया गया है टीनोफोर, ऑप्शन सी दिया गया है दोस्तों पोरीफेरा और ऑप्शन डी दिया गया है दोस्तों एस्केलमिन्थिस। तो जो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी पोरीफेरा जो है इसका सही जवाब है। पोरीफेरा अर्थात दोस्तों कि पोरीफेरा के जो स्टेटमेंट थे दोस्तों, ये सारे स्टेटमेंट जो पोरीफेरा संघ से संबंधित है। अर्थात पहला स्टेटमेंट जो तो वो था कि पोरीफेरा अंतर्गत सामान्यतः स्पंज आते, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। फिर है दोस्तों कि पोरीफेरा सामान्यतः लवड़ी और असम्मित होते, ये भी सही है। और थर्ड है दोस्तों कि पोरीफेरा जल परिवहन और नाल तंत्र पाया जाता है पोरीफेरा। और फोर्थ है दोस्तों कि पोरीफेरा उभयलिंगी होते। चलिए दोस्तों अब डिटेल को देख लेते हैं। तो डिटेल यही है दोस्तों कि उपयुक्त सभी विशेषता पोरीफेरा संघ की हैं कि पोरीफेरा संघ के अंतर्गत सामान्यतः स्पंज आते हैं, पोरीफेरा सामान्यतः लवड़ी और असम्मित होते हैं और पोरीफेरा जल परिवहन और नाल तंत्र पाया जाता है। और स्पंज में नर और मादा अलग अलग नहीं होते हैं अर्थात ये उभयलिंगी होते हैं। इनमें संगठन का स्तर कोशिकीय होता है। फिर है दोस्तों कि एनिलेडा, टीनोफोरा, पोरीफेरा और एस्केलमिन्थिस सभी प्राणी जगत के अंतर्गत आते हैं। प्राणी जगत को विभिन्न संघों में विभाजित किया गया है जिसे दोस्तों निम्न प्रकार समझा जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे इमेज तो है नहीं। फिर है दोस्तों लास्ट में एक पॉइंट है कि एकाइनोडर्म में जीवन चक्र की अवस्था के अनुसार अरी या द्विपार्श्व सम्मिति यानी कि बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। चलिए दोस्तों आप देखते हैं 6th नंबर का क्वेश्चन। तो 6th नंबर का क्वेश्चन है कि प्राणियों के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है दोस्तों सिलेंटरेटा जलीय होते हैं। सेकंड है दोस्तों कि टीनोफोरा को कंकाल जेली अर्थात कॉम्ब जेली कहते हैं। थर्ड है दोस्तों प्लेटीहेल्मिन्थिस के अंतर्गत आने वाले प्राणी पृष्ठाधार रूप से चपटे शरीर यानी कि डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी वाले होते हैं। और फोर्थ है दोस्तों एस्केलमिन्थिस प्राणियों का शरीर अनुप्रस्थ काष्ठ में गोलाकार होता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है आपको सही जवाब बताना। ऑप्शन ए दिया गया है 1, 2 और 3, ऑप्शन बी दिया गया है 2, 3, 4 और ऑप्शन सी दिया गया है दोस्तों 1 और 4 और ऑप्शन डी है दोस्तों जो कि सही है 1, 2, 3, 4। अर्थात दोस्तों चारों जो कथन है, चारों स्टेटमेंट जो है दोस्तों वो सही है। अर्थात क्या है दोस्तों, सिलेंट्रेटा जो होते हैं वो कैसे होते हैं, जलीय होते हैं। और टीनोफोरा को कंकाल जेली अर्थात कॉम्ब जेली कहते हैं। और प्लेटीहेल्मिन्थिस के अंतर्गत आने वाले प्राणी पृष्ठाधार रूप से चपटे शरीर यानी कि डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होते हैं। एस्केलमिन्थिस प्राणियों का शरीर अनुप्रस्थ काष्ठ में गोलाकार होता है। तो दोस्तों चलिए अब डिटेल को देख लेते हैं।
तो डिटेल यही है दोस्तों कि उपयुक्त सभी कथन सही है। सिलेंड्रेटा जलीय होते हैं तथा अधिकांश समुद्री स्त्रावर या मुक्त रूप से तैरने वाले सममिति प्राणी हैं। इन्हें नाइडेरिया नाम से भी जाना जाता है। इनमें उत्तक स्तरीय संगठन होता है तथा ये द्विकोशिक यानी कि डायप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनमें पाचन अंतःकोशिक और अंतराकोशिकी दोनों होता है। हाइड्रा, ओरेलिया, ओबेलिया, फाइसेलिया आदि इस संघ के उदाहरण हैं। टीनोफोरा को सामान्यतः समुद्री अखरोट यानी कि सी वॉलनट अथवा कंकाल जेली यानी कि कॉम्ब जेली कहते हैं। यह सभी समुद्री हरी सममिति या द्विकोरिक जीव होते हैं तथा इनमें भी उत्तक श्रेणी का संगठन होता है। इनमें पाचन अंतःकोशिक तथा अंतराकोशिक दोनों होता है। प्राणियों के द्वारा प्रकाश उत्सर्जन अर्थात जीव संदीप्ति टीनोफोरा की मुख्य विशेषता है। इनमें नर और मादा अलग नहीं होते तथा जनन केवल लैंगिक होता है। प्लेटी हेलमिंथीज के अंतर्गत आने वाले प्राणी पृष्ठाधार रूप से चपटे शरीर यानी कि डोर्सो वेंट्रेली फ्लैटेंड बॉडी वाले हैं, अतः इन्हें चपटे कृमि भी कहा जाता है। इन समूह के अधिकांश प्राणी मनुष्य और अन्य प्राणियों में अंतः परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। ये द्विपार्श्व सममिति त्रिकोरिक और अप्रगुही होते हैं। इनमें भी नर और मादा अलग नहीं होते। टीनिया या अर्थात फीताकृमि, फेसियोला अर्थात पर्णकृमि इसके उदाहरण हैं। अर्थात अब दोस्तों देखते हैं लास्ट पॉइंट है कि एस्केलमिंथीज प्राणियों का शरीर अनुप्रस्थ काट में गोलाकार होता है, अतः इन्हें गोलक्रमी भी कहते हैं। ये मुक्त जीवी जलीय अथवा स्थलीय और पौधों तथा प्राणियों में परजीवी भी होते हैं। ये द्विपार्श्व सममिति त्रिकोरिक और कुट प्रगयी होते हैं। इनका शरीर संगठन अंगतंत्र स्तर का होता है। एस्केरिस अर्थात गोलक्रमी, बुचेरिया अर्थात फाइलेरिया क्रमी आदि इसके उदाहरण हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो प्राणी जगत के विभिन्न वर्गों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको बताना है दोस्तों कि कौन से स्टेटमेंट सही है। पहला जो स्टेटमेंट है कथन है दोस्तों कि केचुआ और जोंक दोनों लिंगाश्रयी हैं। और सेकेंड है दोस्तों कि आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे छोटा संघ है। थर्ड स्टेटमेंट है दोस्तों कि मोलास्का प्राणी जगत का दूसरा सबसे बड़ा समूह है। तो उपयुक्त में से कौन से सही है यह आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी दोस्तों मान लेते हैं 2 और ऑप्शन सी 1 और 3 और ऑप्शन डी है 1, 2, 3। तो जो इसका स्टेटमेंट सही है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 जो स्टेटमेंट है सही। अब 1 और 3 स्टेटमेंट को दोस्तों मैं टिक कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो पढ़ने में कि केचुआ और जोंक दोनों कैसे हैं दोस्तों, उभय लिंगाश्रयी हैं। और थर्ड स्टेटमेंट है दोस्तों कि मोलास्का प्राणी जगत का दूसरा सबसे बड़ा समूह है। अब दोस्तों इसकी डिटेल देख लेते हैं। तो डिटेल यही है दोस्तों कि केचुआ और जोंक एनेलिडा संघ के अंतर्गत आते हैं। एनेलिडा के प्राणी जली अर्थात लवणी और अलवणी जल या स्थलीय स्वतंत्र जीव हैं। इनमें कुछ परजीवी भी आते हैं। ये अंग तंत्र स्तर के संगठन को प्रदर्शित करते हैं। ये द्विपार्श्व सममिति अर्थात बाइलेटरल सिमेट्री, त्रिकोरिक अर्थात ट्राइप्लोब्लास्टिक, खंडित अर्थात मेटमेरिकली सेगमेंटेड और गुही अर्थात कोइलोमेट प्राणी होते हैं। इनकी शरीर की सतह स्पष्टता खंड या विखंडों में बटी होती है। नेरिस फेरेटिमा अर्थात केचुआ और हिरुडिनेरिया अर्थात रक्त चूसक जोंक एनेलिडा के उदाहरण हैं। नेरिस में नर तथा मादा अलग अलग यानी कि एक लिंगाश्रयी होते हैं, लेकिन केचुआ और जोंक में नर तथा मादा अलग नहीं अर्थात उभय लिंगाश्रयी होते हैं। अतः कथन फर्स्ट सही है। अब ये दोस्तों कथन दूसरा गलत है क्योंकि आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। इसमें कीट भी सम्मिलित हैं। पृथ्वी पर लगभग 2/3 जातियां आर्थ्रोपोडा ही है। ये द्विपार्श्व सममिति अर्थात बाइलेटरली सिमेट्रिकल, त्रिकोरिक विखंडित अर्थात सेगमेंटेड और प्रगुई यानी कि कोइलोमेट प्राणी होते हैं। इनका शरीर काइटिनी यानी कि वही कंकाल का बना होता है। इसमें नर और मादा पृथक होते हैं और अधिकांशतः अंड प्रजक होते हैं। मोलास्का प्राणी जगत का दूसरा सबसे बड़ा समूह है।
अतः कथन तीसरा सही है। मोलास्का संघ के प्राणी जली अर्थात लवणी और अलवणी जल या स्थलीय जीव होते हैं। ये द्विपार्श्व सम्मिति त्रिकोरिक और प्रगुई यानी कि कोयलोमेट प्राणी होते हैं। इनका शरीर कोमल लेकिन कठोर कैल्शियम के कवच से ढका होता है। इनमें नर और मादा पृथक होते हैं। इनका शरीर अखंडित पेशीपाद और एक अंतरंग ककुद होता है। भोजन के लिए रेती जीवा यानी कि रेडुला अर्थात रेती के समान घिसने का अंग होता है। सामान्यतः इनमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते 8th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो 8th है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है दोस्तों यूरोकार्डेटा या ट्यूनिकेटा, सेकेंड है दोस्तों सेफलोकार्डेटा और थर्ड है दोस्तों वर्टिब्रेटा। तो उपयुक्त में से दोस्तों कौन से जो है कार्डेटा संघ के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए दिया गया है केवल 1, ऑप्शन बी दिया गया है दोस्तों केवल 2 व 3 और ऑप्शन सी दिया गया है दोस्तों केवल 3 और ऑप्शन डी दिया गया है दोस्तों 1, 2 और 3। तो जो सही जवाब है दोस्तों वो क्या है दोस्तों कि कार्डेटा संघ के अंतर्गत जो आते हैं दोस्तों यूरोकार्डेटा या ट्यूनिकेटा और सेकंड है दोस्तों सेफलोकार्डेटा और थर्ड है दोस्तों वर्टिब्रेटा। ये तीनों आते हैं। अब डिटेल को देख लेते हैं दोस्तों। तो डिटेल यही है दोस्तों कि कार्डेटा संघ को 3 उपसंघों में विभाजित किया गया है। यूरोकार्डेटा या ट्यूनिकेटा, सेफलोकार्डेटा और वर्टिब्रेटा अर्थात कशेरुकी। उपसंघ यानी कि उपसंघ यूरोकार्डेटा और सेफलोकार्डेटा को सामान्यतः प्रोटोकार्डेटा कहते हैं। ये सभी समुद्री प्राणी हैं। यूरोकार्डेटा में पृष्ठ रज्जु केवल लार्वा की मूंछ में पाई जाती है, जबकि सेफलोकार्डेटा में पृष्ठ रज्जु सर से पूंछ तक फैली रहती है, जो कि जीवन के अंत तक बनी रहती है। वर्टिब्रेटा के प्राणियों में पृष्ठ रज्जु भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती है। वयस्क में पृष्ठ रज्जु अस्थिल अथवा उपास्थिल मेरुदंड में परिवर्तित हो जाती है। कशेरुकी रज्जुकी भी है परंतु सभी रज्जुकी कशेरुकी नहीं होते। रज्जुकी के मुख्य लक्षण के अतिरिक्त कशेरुकी में 2, 3 अथवा 4 प्रकोष्ठ वाला पेशी अधर हृदय होता है। वृक्क उत्सर्जन और जल संतुलन का कार्य करते हैं। वर्टिब्रेटा को पुनः निम्न उपवर्गों में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे इमेज तो है नहीं दोस्तों, तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे 9th नंबर का क्वेश्चन है कि रज्जुकी तथा अरज्जुकी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है दोस्तों स्टेटमेंट। तो दोस्तों आपको इनमें से बताना है कि कौन से सही है। पहला स्टेटमेंट है कि रज्जुकी में पृष्ठ रज्जु उपस्थित जबकि अरज्जुकी में अनुपस्थित होता है, होती है या होता है, जो भी बोल लो। सेकेंड है दोस्तों कि रज्जुकी में हृदय अधर भाग में जबकि अरज्जुकी में पृष्ठ भाग में होता है। और थर्ड है दोस्तों रज्जुकी में एक गुदा पुच्छ उपस्थित जबकि अरज्जुकी में अनुपस्थित होती है। तो उपयुक्त में से दोस्तों कौन से सही है यह आपको बताना। ऑप्शन ए दिया गया है दोस्तों केवल 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी दिया गया है दोस्तों केवल 2 सही है। ऑप्शन सी दिया गया है दोस्तों केवल 1 और 3 सही है। और ऑप्शन डी दिया गया है दोस्तों 1, 2 और 3 सही है। तो जो स्टेटमेंट सही है दोस्तों वो आपको मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है 1, 2 और 3 सही, अर्थात रज्जुकी में पृष्ठ रज्जु उपस्थित जबकि अरज्जुकी में अनुपस्थित होती है। सेकेंड है दोस्तों रज्जुकी में हृदय अधर भाग में जबकि अरज्जुकी में पृष्ठ भाग में होता है। और थर्ड है दोस्तों रज्जुकी में एक गुदा पुच्छ उपस्थित जबकि अरज्जुकी में अनुपस्थित होते हैं। अब दोस्तों डिटेल को देख लेते हैं हम। तो दोस्तों इसकी जो डिटेल है कि उपयुक्त सभी कथन सही है। रज्जुकी और अरज्जुकी के लक्षणों और उनमें अंतर को निम्न प्रकार से देखा जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्रम संख्या दिख रही होगी, रज्जुकी और अरज्जुकी दिख रहा है। तो दोस्तों पहले नंबर पे पृष्ठ रज्जु उपस्थित होते हैं और अरज्जुकी में क्या होता है दोस्तों, अंतर हम पढ़े कि पृष्ठ रज्जु अनुपस्थित होते। फिर सेकंड है दोस्तों कि रज्जुकी हृदय अधर भाग में होता है, होती है या होता है, जो भी बोल। और दोस्तों अरज्जुकी जो होता है हृदय पृष्ठ भाग में होता है। थर्ड है दोस्तों कि रज्जुकी एक गुदा पुच्छ उपस्थित होता है रज्जुकी में। और अरज्जुकी दोस्तों अरज्जुकी में एक गुदा पुच्छ अनुपस्थित होता है, अर्थात एब्सेंट होता है। और फोर्थ है दोस्तों कि रज्जुकी जो होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठी एवं खोखला और एकल होता है।
और दोस्तों इसी के सामने आरोग्यकी का अंतर है कि आराज्युकी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अधर तल में ठोस एवं दोहरा होता है। फिर है दोस्तों रज्जुकी, जो फिफ्थ पॉइंट है कि रज्जुकी में ग्रसनी में क्लोम छिद्र उपस्थित होते हैं। और दोस्तों आराज्युकी में क्या होता है, क्लोम छिद्र अनुपस्थित होते हैं। चलिए दोस्तों अब हम 10th नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। तो 10th क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्टिब्रेटा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि कौन से सही है। पहला पॉइंट है दोस्तों अनेथोस्टोमेटा अर्थात अनेथोस्टोमेटा यानी कि एग्नेथा अर्थात एग्नेथा में जबड़ों का अभाव होता है। और सेकंड स्टेटमेंट है दोस्तों कि पीसीज में पंख अर्थात बियर फिन्स उपस्थित होते हैं। तो उपयुक्त में से दोस्तों आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए दिया गया है केवल एक सही है, ऑप्शन बी दिया गया है दोस्तों केवल 2 सही है, ऑप्शन सी दिया गया है 1 और 2 सही है, और ऑप्शन डी है दोस्तों ना तो 1 और ना तो 2 सही है। तो दोस्तों इन सारे स्टेटमेंट में से बताओ दोस्तों इन दोनों स्टेटमेंट में से कि कौन से स्टेटमेंट सही। तो दोस्तों मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है। तो 1 और 2 दोनों दोस्तों फिर से पढ़ लेते कि वर्टिब्रेटा के संदर्भ में कौन से कथन सही है कि अनेस्टोमेटा यानी कि एग्नेथ में जबड़ों का अभाव होता है। और दोस्तों सेकंड है कि पीसीज में पंख अर्थात बियर फिन्स उपस्थित होते हैं। अब दोस्तों इनकी डिटेल देख लेते हैं। तो डिटेल है दोस्तों उपयुक्त दोनों कथन सही है अर्थात वर्टिब्रेटा को अनेथोस्टोमेटा और नेथोस्टोमेटा में वर्गीकृत किया जाता है। अनेथोस्टोमेटा यानी कि एग्नेथा में जबड़ों का अभाव होता है। अनेथोस्टोमेटा के अंतर्गत साइक्लोस्टोमेटा आते हैं। साइक्लोस्टोमेटा वर्ग के सभी प्राणी कुछ मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं। इनका शरीर लंबा होता है जिसमें श्वसन के लिए क्लोम होते हैं। इनमें बिना जबड़ों के चूसक और वृत्ताकार मुख होता है। इनमें परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। ये समुद्री होते हैं परंतु जनन के लिए अलवड़ी जल में प्रवास करते हैं। पेट्रोमाइजोन अर्थात लेम्प्रे तथा मिक्सिन अर्थात हेगफिश इनके उदाहरण हैं। पीसीज के अंतर्गत 2 वर्ग यानी कि केंड्री कैथिज और ओस्टिकथिज आते हैं। इनमें पंख उपस्थित होते हैं। केंड्री कैथिज ये धारा रेखी शरीर के समुद्री प्राणी हैं। इनमें 2 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है। इनमें से कुछ में विद्युत अंग होते हैं अर्थात टारपीड तथा कुछ में विषदंग अर्थात ट्राइगोन होते हैं। इनमें अंतः कंकाल उपास्तिल होता है। ये सब अब असममित क्या है दोस्तों असमतापी अर्थात पाइकिलोथार्मिक हैं अर्थात इनमें शरीर का ताप नियंत्रित करने की क्षमता नहीं होती। स्कोलियोडोन अर्थात कुत्ता मछली, प्रिस्टिज अर्थात आरा मछली और कार्केरोडोन अर्थात विशाल सफेद शार्क और ट्राइगोन अर्थात व्हेल शार्क इसके उदाहरण हैं। फिर है दोस्तों लास्ट पॉइंट ये है कि ओस्टिकथिज वर्ग के मछली लवड़ी तथा अलवड़ी दोनों प्रकार के जल में पाई जाती हैं। इनमें अंतःकंकाल अस्थिर तथा शरीर धारा रेखी होता है। ये सभी असमतापी होते हैं। ये अधिकांशतः अंडज होते हैं। समुद्री एक्सोसीटस अर्थात उड़न मछली, हिपोकैम्पस अर्थात समुद्री घोड़ा, अलवड़ी लेबियो अर्थात रोहू और कलेरियस अर्थात मांगुर और एक्वेरियम बेटा अर्थात फाइटिंग फिश और पेट्रोपाइसम अर्थात एंगज मछली इसके उदाहरण हैं। किसके? ओस्टिकैथिस वर्ग के दोस्तों। चलिए दोस्तों अब 11 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 11 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों टेबल 1 और टेबल 2 दी गई है दोस्तों, सूची 1 सूची 2। तो इनको दोस्तों आपको सही सुमेलित करना है अर्थात मैच द कॉलम जो आता था दोस्तों हमको बचपन में, तो उसी की तरह ये भी है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों टेबल 1 अर्थात सूची 1 में हमको वर्ग दिया गया और सूची 2 में दोस्तों प्राणी दिए गए। तो दोस्तों ए बी सी डी के सामने क्या आएगा आपको उसको मैच करना है। तो ए पे दोस्तों वर्ग लिखा है कि एम्फीबियन वर्ग, उसके सामने लिखा है दोस्तों कंगारू। बी पे लिखा है दोस्तों सरीसृप वर्ग, उसके सामने लिखा है दोस्तों मेढक। और सी पे लिखा है दोस्तों एबिस वर्ग, उसके सामने लिखा है दोस्तों कछुआ।
और इस डी पे लिखा है दोस्तों स्तनधारी वर्ग, उसके सामने लिखा है दोस्तों शुतुरमुर्ग। तो आपको दोस्तों बताना है कि ABCD के सामने क्या सही आएगा, मतलब इन जो दोस्तों वर्ग मैंने पढ़े इन वर्ग के कौन से दोस्तों प्राणी जो है इन वर्गों में आते हैं। तो दोस्तों इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। आंसर है दोस्तों 2, 3, 4, 1 है। ऑप्शन है 2, 3, 4, 1 है। तो दोस्तों 2, 3, 4, 1 क्या है दोस्तों? तो दोस्तों ऑप्शन ए, वो ए के सामने अर्थात एम्फीबियन वर्ग के सामने जो आएगा दोस्तों वो सेकेंड नंबर पे दोस्तों मेढक आएगा, अर्थात एम्फीबियन वर्ग में मेढक जो आते हैं एम्फीबियन वर्ग में आते। फिर दोस्तों बी है सरीसृप। तो सरीसृप वर्ग में जो दोस्तों आएगा प्राणी आएगा वो आएगा थर्ड नंबर पे लिखा है दोस्तों कछुआ। तो कछुआ जो है दोस्तों सरीसृप वर्ग में आता है। फिर सी पे लिखा है दोस्तों एविस वर्ग। तो एविस वर्ग में दोस्तों आएगा फोर्थ नंबर का शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग अर्थात शुतुरमुर्ग जो आता है दोस्तों एविस वर्ग में आता है। फिर डी पे लिखा है दोस्तों स्तनधारी। तो स्तनधारी के सामने आएगा जो दोस्तों पहले नंबर का लिखा है कंगारू, अर्थात कंगारू जो आता है दोस्तों स्तनधारी वर्ग में आता है। चलिए दोस्तों अब डिटेल को देख लेते हैं। तो डिटेल यही है दोस्तों कि विकल्प ए सही उत्तर है, अर्थात एम्फीबियन अथवा उभयचर दोनों में रह सकते हैं। इनमें अधिकांशता में 2 जोड़ी पैर और कुछ में पूंछ उपस्थित होती है। शरीर सिर तथा धड़ में विभाजित होता है। त्वचा नम अर्थात सल्क रहित होती है और नेत्र पलक वाले होते हैं। वाय कर्ण की जगह कर्णपटल पाया जाता है। हृदय 3 प्रकोष्ठ का बना होता है। ये असमतापी प्राणी हैं। इनमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। निषेचन बाह्य होता है तथा इनमें अंडोत्सर्जन होता है। बूफा अर्थात टोड, राना ट्रिगिना अर्थात मेढक है और हाइला अर्थात दोस्तों वृक्ष मेढक, सेलोमेंडेटा अर्थात सेलामेंडर और इक्थियोफिस अर्थात पादप रहित उभयचर इस वर्ग के अंतर्गत आते। जो भी दोस्तों मैंने अर्थात करके बोला है वो सभी इस वर्ग। फिर से बता देता हूँ, बूफो का उदाहरण दोस्तों टोड हो गया, राना ट्रिगिना का दोस्तों मेढक, हाइला दोस्तों वृक्ष मेढक, सेलेमेंडर दोस्तों सेलामेंडर और इक्थियोफिस पादप रहित उभयचर इस वर्ग के अंतर्गत आते। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं कि सरीसृप के अंतर्गत रेंगने या सरकने वाले प्राणी आते हैं। यह अधिकांशतः स्थलीय है। इनकी त्वचा सल्क युक्त होती है और इनमें कीरेटिन द्वारा निर्मित बाह्य त्वची सल्क या प्रसल्क पाए जाते हैं। इनमें बाह्य कर्ण छिद्र नहीं पाए जाते हैं। कर्णपटल बाह्य कान का प्रतिनिधित्व करता है। 2 जोड़ी पाद उपस्थित हो सकते हैं और हृदय सामान्यतः 3 प्रकोष्ठ का होता है। फिर है दोस्तों ब्रैकेट में लिखा है किंतु मगरमच्छ में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। इसको भी आपको दोस्तों नोट करके लिख लेना, ध्यान रखना। फिर है दोस्तों कि सरीसृप असमतापी होते हैं। सर्प और छिपकली अपनी सल्क को त्वची केंचुल के रूप में छोड़ते हैं। टर्टल, टोर्टॉइस, छिपकली, घड़ियाल, कोबरा सर्प आदि इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। फिर है दोस्तों कि एबिस अथवा पक्षी वर्ग में शरीर के ऊपर पंखों की उपस्थिति तथा उड़ने की क्षमता, अर्थात दोस्तों कि कुछ ना उड़ पाने वाले पक्षियों जैसे कि शुतुरमुर्ग को छोड़कर इस वर्ग के मुख्य लक्षण हैं। इनमें अग्रपाद रूपांतरित होकर पंख बनाते हैं। इनकी पूंछ में तेल ग्रंथि को छोड़कर कोई भी त्वचा ग्रंथि नहीं होती। अंतः कंकाल की लंबी अस्थियां खोखली और वायु प्रकोष्ठ युक्त होती हैं। हृदय पूर्ण 4 प्रकोष्ठ का होता है। ये समतापी होते हैं, अर्थात इनके शरीर का ताप नियत बना रहता है। चील, शुतुरमुर्ग, तोता, मोर, पेंगुइन, गिद्ध आदि इसके अंतर्गत आते हैं। स्तनधारी सभी, फिर लास्ट पॉइंट है दोस्तों कि स्तनधारी सभी वर्ग सभी प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं। इनका सबसे मुख्य लक्षण स्तन ग्रंथियां। इनकी त्वचा अर्थात स्तनधारियों की त्वचा पर रोम पाए जाते हैं। स्तनधारी बाह्य कर्णपलक तथा हृदय 4 प्रकोष्ठ का होता है। फिर है दोस्तों हृदय स्तनधारी में लिंग अलग और निषेचन आंतरिक होता है। कुछ को छोड़कर सभी स्तनधारी बच्चों को जन्म देते हैं। डकबिल, कंगारू, चमगादड़, ब्लूवेल, फ्लाइंग फॉक्स, ऊंट, बंदर, चूहा, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, सामान्य डॉल्फिन, बाघ, शेर आदि इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। चलिए दोस्तों अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 4th नंबर के चैप्टर का प्राणी जगत का 12th नंबर का क्वेश्चन।
तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन ये है 12th नंबर का कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है दोस्तों कि तो दोस्तों ये उपयुक्त विशेषताएं किस संघ को संदर्भित करती है, ये आपको बताना। तो दोस्तों पहला स्टेटमेंट है कि इस संघ के प्राणियों में कैल्शियम युक्त अंतःकंकाल पाया जाता है। सेकंड है दोस्तों कि इनमें वयस्क अरी रूप से सम्मित अर्थात रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, जबकि लार्वा द्विपार्श्व रूप से सम्मित अर्थात बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। और थर्ड है दोस्तों ये सभी समुद्रवासी हैं तथा जल परिवहन तंत्र इस संघ की विशेषता है। और फोर्थ है दोस्तों कि इनमें पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है तथा स्पष्ट उत्सर्जन तंत्र का अभाव होता है। तो दोस्तों उपयुक्त विशेषताएं किस संघ को संदर्भित करती हैं, आपको ये बताना और संघ का नाम देखना है दोस्तों। तो ऑप्शन ए दिया गया है दोस्तों एकाइनोडर्मेटा, ऑप्शन बी दिया गया है दोस्तों हेमिकार्डेटा, ऑप्शन सी दिया गया है दोस्तों कार्डेटा और ऑप्शन डी दिया गया है दोस्तों पोरीफेरा। तो जो दोस्तों सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन ए एकाइनोडर्मेटा। दोस्तों इसका के एकाइनोडर्मेटा के दोस्तों ये सारे एग्जाम्पल है। अर्थात दोस्तों पहला पॉइंट था कि एकाइनोडर्मेटा संघ के प्राणियों में कैल्शियम युक्त अंतःकंकाल पाया जाता है। और सेकेंड है दोस्तों कि एकाइनोडर्मेटा वयस्क अरी रूप से सम्मिति अर्थात रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, जबकि लार्वा द्विपार्श्व रूप से सम्मिति अर्थात बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है। और थर्ड है दोस्तों कि एकाइनोडर्मेटा सभी समुद्रवासी हैं तथा जल संवहन तंत्र इस संघ की विशिष्टता है। और फोर्थ है दोस्तों कि एकाइनोडर्मेटा पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है तथा स्पष्ट उत्सर्जन तंत्र का अभाव होता है। चलिए डिटेल को देखते हैं दोस्तों कि उपयुक्त सभी विशेषताएं एकाइनोडर्मेटा संघ की है कि एकाइनोडर्मेटा प्राणियों में कैल्शियम युक्त अंतःकंकाल पाया जाता है, अतः इन्हें सूलयुक्त अर्थात एकाइनोडर्मेटा को दोस्तों सूलयुक्त प्राणी भी कहते हैं। एकाइनोडर्मेटा सभी समुद्रवासी हैं तथा इनमें अंग तंत्र स्तर का संगठन है। एकाइनोडर्मेटा वयस्क अरी रूप से सम्मिति अर्थात रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, जबकि लार्वा द्विपार्श्व रूप से सम्मिति अर्थात बाइलेटरिकल सिमेट्रिकल होते हैं। ये जो होते हैं दोस्तों एकाइनोडर्मेटा है त्रिकोरिक और प्रगुई अर्थात कोइलोमेट प्राणी होते हैं। एकाइनोडर्मेटा जल संवहन तंत्र इस संघ की विशेषता है दोस्तों। इस संघ की एकाइनोडर्मेटा की विशेषता क्या है? जल संवहन तंत्र इस संघ की विशिष्टता है। फिर है दोस्तों एकाइनोडर्मेटा पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है तथा स्पष्ट उत्सर्जन तंत्र का अभाव होता है। फिर लास्ट पॉइंट है दोस्तों कि हेमिकार्डेटा और आरुज्जुकियों में एक अलग संघ के रूप में रखा गया। इस संघ के प्राणी कृमि के समान और समुद्री जीव हैं जिनका असंगठन अंग तंत्र स्तर का होता है। ये सब द्विपार्श्व रूप से सम्मित त्रिकोरिक और प्रगुई अर्थात कोइलोमेट प्राणी होते हैं। इनमें परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। चलिए दोस्तों अब और देख लेते हैं दोस्तों कार्डेटा अर्थात रज्जुकी को दोस्तों क्या बोलते हैं? कार्डेटा। संघ के प्राणियों में तीन मूलभूत लक्षण पृष्ठ रज्जु यानी कि नोटोकॉर्ड, एक पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु अर्थात डोरेसल होलो नर्व कोड तथा युग्मित ग्रसनी क्लोम छिद्र अर्थात पायर्ड फेरी नेगल गिल्स स्लिट्स पाए जाते हैं। ये सब द्विपार्श्व रूप से सम्मिति अर्थात सम्मिति त्रिकोरिक और प्रगुई यानी कि कोइलोमेट प्राणी होते हैं। इनमें अंग तंत्र स्तर का संगठन होता है। इनमें गुदा पश्च पुच्छ यानी कि अपोस्ट एनल टेल और बंद परिसंचरण तंत्र होता है। पोरीफेरा के अंतर्गत सामान्यतः स्पंज आते हैं। ये सामान्यतः लवणी और असम्मित होते हैं। इनमें जल परिवहन अर्थात पोरीफेरा में जल परिवहन और नाल तंत्र पाया जाता है। स्पंज में नर और मादा अलग अलग नहीं होते अर्थात ये उभयलिंगी होते हैं। इनमें यानी कि पोरीफेरा संगठन का स्तर जो होता है दोस्तों कोशिकीय होता है। फिर है दोस्तों कि प्राणी जगत के विभिन्न संघों के प्रमुख लक्षण इस प्रकार है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हमको इमेज है नहीं दोस्तों, तो अब हम अगले चैप्टर पे आते हैं दोस्तों। 4th नंबर का चैप्टर प्राणी जगत यहीं पे समाप्त होता है। अगले चैप्टर को देखते हैं दोस्तों। तो जो अगला चैप्टर है दोस्तों वो है पुष्पी पादकों का आकीर्की। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चन आ ही जाते हैं दोस्तों पुष्पों से एक या दो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों।
चलिए दोस्तों देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए कि कौन से सही सुमेलित है, अर्थात कौन से स्टेटमेंट जो है दोस्तों वो सही है। तो दोस्तों पहला दिया गया है कि सरसों का पौधा, उसके सामने दिया गया है मूल तंत्र अर्थात टेप रूट सिस्टम। सेकंड दिया गया है दोस्तों गेहूं का पौधा, उसके सामने दिया गया है झकड़ा मूल तंत्र अर्थात फाइबरस रूट सिस्टम। और थर्ड दिया गया है दोस्तों घास और बरगद, उसके सामने दिया गया है अपस्थानिक मूल अर्थात एडवेंटियस रूट्स। तो दोस्तों इनमें से कौन से सही सुमेलित है? ऑप्शन ए दिया गया है दोस्तों केवल एक, ऑप्शन बी दिया गया है दोस्तों केवल 2 और 3, ऑप्शन सी दिया गया है दोस्तों 1 और 3 और ऑप्शन डी दिया गया है दोस्तों 1, 2, 3। तो दोस्तों 1, 2, 3 जो है दोस्तों तीनों सही सुमेलित है, तीनों सही सुमेलित है। अर्थात दोस्तों हम देख लेते हैं कि सरसों का पौधा जो है दोस्तों मूसला मूल तंत्र पाई जाती है सरसों के पौधे में अर्थात टेप रूट सिस्टम होता है। सेकेंड है दोस्तों गेहूं का पौधा क्या होता है दोस्तों, झकड़ा मूल तंत्र पाई जाती है अर्थात फाइबरस रूट सिस्टम होता है। और थर्ड है दोस्तों घास और बरगद अपस्थानिक मूल तंत्र है दोस्तों, एडवेंटियस रूट्स पाई जाती है। चलिए दोस्तों हम डिटेल को देख लेते हैं। तो डिटेल ये है दोस्तों कि उपयुक्त सभी सही सुमेलित है कि अधिकांशतः द्विबीजपत्री पादपों में मूलांकुर के लंबे होने से प्राथमिक मूल बनती है जो मिट्टी में उगती है। इसमें पार्श्वी मूल होती है जिन्हें द्वितीयक तथा तृतीयक मूल कहते हैं। प्राथमिक मूल तथा इसकी शाखाएं मिलकर मूसला मूल तंत्र बनाती हैं। सरसों का पौधा जो है दोस्तों इसका एक उदाहरण है। फिर सेकेंड है दोस्तों, इसमें डिटेल में पॉइंट है कि एक बीजपत्री पौधों में प्राथमिक मूल अल्पायु होती है और इसके स्थान पर बहुत सारी मूल निकल आती है। ये मूल तने के आधार से निकलती है, ये झकड़ा मूल तंत्र कहलाती है। गेहूं के पौधे में यही मूल तंत्र होता है। फिर दोस्तों इसी में लास्ट है डिटेल में पॉइंट है कि कुछ पौधों जैसे कि घास तथा बरगद में मूलांकुर की बजाय पौधे के अन्य भाग से निकलती है, ये अपस्थानिक मूल यानी कि एडवेंटियस रूट्स कहलाती है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अर्थात दोस्तों आपको बताना है कि कौन से सही सुमेलित है, अर्थात मैच द कॉलम। पहला है दोस्तों कि गाजर और सलजम, उसके सामने लिखा है दोस्तों अपस्थानिक मूल। सेकंड है दोस्तों शकरकंद और उसके सामने लिखा है दोस्तों मूसला मूल अर्थात मूसला जड़। और थर्ड है दोस्तों बरगद अर्थात बरगद के सामने लिखा प्रोप रूट अर्थात प्रोप जड़ अर्थात सहारा देने वाली मूल होती है क्या इसमें। और फोर्थ है दोस्तों मक्का तथा गन्ना, उसके सामने लिखा अब स्तंभ मूल अर्थात जड़, है ना। तो दोस्तों और फिफ्थ के सामने दोस्तों राइजोफोरा, उसके सामने लिखा है श्वसन मूल अर्थात श्वसन जड़। तो दोस्तों उपयुक्त में से आपको बताना है कि कौन से सही सुमेलित है। कि ऑप्शन ए दिया गया है केवल 1 और 2 3 सही सुमेलित है। ऑप्शन बी दिया गया है दोस्तों 2 3 4 सही सुमेलित है। ऑप्शन सी दिया गया है दोस्तों 3 4 5 सही सुमेलित है। और ऑप्शन डी दिया गया है 1 2 3 4 5 सही सुमेलित। तो जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, 3 4 5 जो है वो सही सुमेलित है। तो दोस्तों फिर से पढ़ लेते हैं हम ताकि हमको और भी अच्छे से याद हो जाए। तो 3 4 5 दोस्तों कौन से हैं दोस्तों, सॉरी दोस्तों फिर से हम देख लेते हैं। 3 4 5 है ना, 3 4 5 है दोस्तों सही। 3 4 5 कौन से है दोस्तों, 3 4 और 5। यानी बरगद के सामने जो प्रोप रूट लिखा है अर्थात प्रोप जड़ जो लिखा है दोस्तों बहुत सही है। तो प्रोप रूट जड़ कैसी होती है दोस्तों, प्रोप रूट यानी कि प्रोप जड़ कैसी होती है, ये सहारा देने वाली जड़ होती है। तो बरगद में दोस्तों कैसी जड़ होती है, सहारा देने वाली जड़ अर्थात प्रोप रूट होती है। फिर है दोस्तों मक्का तथा गन्ना के सामने जो अब स्तंभ मूल लिखा है वो सही है। अर्थात मक्का तथा गन्ना में दोस्तों जड़ें कैसी होती है, अब स्तंभ जड़ें होती है। फिर है दोस्तों फिफ्थ के सामने राइजोफोरा के सामने लिखा श्वसन मूल अर्थात श्वसन जड़, यानी कि राइजोफोरा में दोस्तों जड़ें कैसी होती है, श्वसन जड़ें होती हैं। चलिए दोस्तों अब डिटेल देख लेते हैं हम। तो डिटेल है दोस्तों कि विकल्प सी सही उत्तर है। यानी कि कुछ पादपों अर्थात पौधों की मूल अर्थात जड़ पानी और खनिज लवण के अवशोषण तथा संवहन के अतिरिक्त भोजन संचय, सहारा व शोषण जैसे कार्यों को करने के लिए अपने आप को रूपांतरित कर लेती है। गाजर और सलजम की मूसला जड़ यानी कि मूसला मूल तथा शकरकंद की अपस्थानिक मूल भोजन को संग्रहित करने के कारण
फूल जाती हैं। और फिर है दोस्तों बरगद की लटकती हुई संरचनाएं अर्थात संरचनाएं यानी कि प्रो फ्रूट, जो कि दोस्तों बरगद में सहारा देने वाली जड़ कहलाती है। और मक्का तथा गन्ने के तने में भी सहारा देने वाली मूल अर्थात जड़ तने की निचली गांठों से निकलती है, इसलिए इन्हें अवस्तंभ मूल अर्थात अवस्तंभ जड़ कहते हैं। और लास्ट पॉइंट है दोस्तों कि कुछ पौधे जैसे कि राइजोफोरा में बहुत सी मूल अर्थात जड़ भूमि से ऊपर वायु में निकलती हैं। ये श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने में सहायक होती हैं, अतः ऐसी मूल श्वसन मूल कहलाती हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है दोस्तों एकांतर पर्ण विन्यास, उसके सामने लिखा है गुणहल। सेकंड है दोस्तों सम्मुख पर्ण विन्यास, उसके सामने लिखा है अमरूद। और थर्ड है दोस्तों चक्करदार पर्ण विन्यास, उसके सामने लिखा है एल एस्टोनिया अर्थात डेविल ट्री। तो दोस्तों उपयुक्त में से कौन से सही सुमेलित है आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है दोस्तों केवल एक सही है, ऑप्शन बी दिया गया है केवल 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी दिया गया है 1 और 3 सही है, और ऑप्शन डी है दोस्तों 1 और 2 और 3। तो दोस्तों इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1 2 और 3 सही सुमेलित। तो 1 2 3 क्या है दोस्तों देख लेते हैं कि एकांतर पर्ण विन्यास गुड़हल, एकांतर पर्ण विन्यास का उदाहरण गुड़हल है सही, और सम्मुख पर्ण विन्यास का जो उदाहरण है वो दोस्तों अमरूद है, और चक्करदार पर्ण विन्यास का उदाहरण जो है एल एस्टोनिया अर्थात डेविल ट्री सही है। चलिए दोस्तों अब डिटेल को देख लेते हैं। तो बताओ दोस्तों क्या है इसका सही जवाब, अर्थात पहला स्टेटमेंट सही, सेकंड सही है कि थर्ड सही है। यानी कि एकांतर पर्ण विन्यास के सामने गुड़हल लिखा वो सही एग्जाम्पल है। सेकंड है दोस्तों सम्मुख पर्ण विन्यास के सामने अमरूद, और थर्ड है दोस्तों चक्कादार पर्ण विन्यास के सामने एल्टोस्टेनिया लिखा है। तो दोस्तों क्या सही है, तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 1 2 और 3 तीनों सही है। तो दोस्तों तीनों को फिर से मैं आपको टिक कर देता हूं दोस्तों। यानी कि एकांतर पर्ण विन्यास का उदाहरण गुड़हल है, सम्मुख पर्ण विन्यास का उदाहरण अमरूद है, चक्कादार पर्ण विन्यास का उदाहरण एस्टोनिया अर्थात डेविल ट्री है। चलिए दोस्तों डिटेल को देख लेते हैं कि उपयुक्त सभी सही सुमेलित है ताने और साका। तो दोस्तों ताने तो नहीं है, तने और साका पर पत्तियों के विन्यास रहने के क्रम को पर्ण विन्यास कहते हैं। यह 3 पर्ण विन्यास 3 प्रकार का होता है, एकांतर पर्ण विन्यास, सम्मुख तथा चक्करदार पर्ण विन्यास, गुड़हल, सरसों और सूर्यमुखी एकांतर पर्ण विन्यास, और केलोट्रोपिस जो जिसको कि दोस्तों आँख बोलते हैं, और अमरूद सम्मुख पर्ण विन्यास एवं एल एस्टोनिया यानी कि डेविल ट्री चक्करदार पर्ण विन्यास के उदाहरण हैं। चलिए दोस्तों अब 4th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि पुष्पों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है दोस्तों स्टेटमेंट कि पुष्प जो होते हैं दोस्तों एक रूपांतरित प्रभु है, क्या सही है कि गलत। सेकंड है दोस्तों कि पुष्प लैंगिक जनन में महत्वपूर्ण है, सही है कि गलत। और थर्ड है दोस्तों जायंग पुष्प के नर जनन अंग होते हैं। तो दोस्तों उपयुक्त कथन में से कौन से सही सुमेलित है, तो आपको दोस्तों सही का जवाब देना है। ऑप्शन ए दिया गया है केवल 1, ऑप्शन बी दिया गया है 1 और 2, ऑप्शन सी दिया गया है केवल 3, और ऑप्शन डी दिया गया है दोस्तों 1 2 और 3। तो जो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 जो है इसका सही जवाब है। यानी कि दोस्तों पुष्प क्या होते हैं, एक रूपांतरित प्रभु हैं, और दोस्तों पुष्प लैंगिक जनन में महत्वपूर्ण है, यह भी सही। अब डिटेल दोस्तों देख लेते हैं। तो डिटेल दोस्तों ये है कि पुष्प एक रूपांतरित प्रभु है जो लैंगिक जनन के लिए होता है, अतः कथन पहला और दूसरा सही है। फिर है दोस्तों कि प्रत्येक पुष्प में 4 चक्र होते हैं, जैसे केल्किस, कोरोला, पुमंग तथा जायंग। इनमें से पुमंग पुंकेसरों से मिलकर बना होता है। पुंकेसर पुष्प के नर जनन अंग होते हैं, जबकि जायंग पुष्प के मादा जनन अंग होते हैं। ये एक अथवा अधिक अंडक से मिलकर बनते हैं, अतः कथन तीसरा गलत। चलिए दोस्तों ये 5th नंबर का चैप्टर जो है दोस्तों पुष्पी पादपों की आकारिकी यहीं पे समाप्त होता। अब दोस्तों 6th नंबर के चैप्टर पे आते हैं। तो 6ठा चैप्टर है दोस्तों पुष्पी पादपों का शरीर। तो दोस्तों आप पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे कि पादप उत्तकों के संदर्भ में
निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों आपको कौन से स्टेटमेंट सही है ये बताना। पहला स्टेटमेंट है दोस्तों कि पेरेंकाइमा की भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती। सेकंड है दोस्तों कि कोलेंकाइमा में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है। और थर्ड है दोस्तों कि स्क्लेरेकाइमा जो कि पौधों को यांत्रिक सहारा देते हैं में प्रोटोप्लास्ट अनुपस्थित होता है। तो उपयुक्त में से दोस्तों कौन से सही है, सही सुमेलित करना आपको, सही जो है उन स्टेटमेंट को दोस्तों आपको लगाना है, टिक करना है। अर्थात ऑप्शन ए दिया गया है केवल 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी दिया गया है केवल 2 सही, ऑप्शन सी है दोस्तों 1 और 3 सही और ऑप्शन डी है दोस्तों 1 2 3 सही। तो जो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 सही है। 1 और 3 दोस्तों देख लेते हैं हम क्या है। अर्थात दोस्तों कि पादप उत्तक के संदर्भ में पहला और थर्ड स्टेटमेंट सही है कि पादप उत्तक में दोस्तों पेरेंकाइमा की भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। पेरेंकाइमा जो कोई पादप होगा दोस्तों उनकी भित्ति सेल्यूलोज की बनी। फिर है दोस्तों थर्ड स्टेटमेंट है कि स्क्लेरेकाइमा जो कि पौधों को यांत्रिक सहारा देते हैं प्रोटोप्लास्ट अनुपस्थित होता है उनमें। अब दोस्तों डिटेल को देख लेते हैं। तो डिटेल यही है दोस्तों कि पादप उत्तक के 2 प्रमुख वर्ग मेरिस्टेमी अर्थात विभेद ज्योतिक और स्थायी उत्तक होते हैं। पौधों में वृद्धि मुख्य रूप से सक्रिय कोशिका विभाजन वाले विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित होती है। इस क्षेत्र को मेरिस्टम कहते हैं। स्थायी उत्तक के 2 प्रकार होते हैं, सरल उत्तक और जटिल उत्तक। सरल उत्तक पुनः पेरेंकाइमा, कोलेकाइमा और स्क्लेरेकाइमा में वर्गीकृत होते हैं। पेरेंकाइमा अंगों के अंदर के महत्वपूर्ण घटक हैं। पेरेंकाइमा है दोस्तों क्या है, अंगों के अंदर के महत्वपूर्ण घटक होते हैं पेरेंकाइमा, है ना। ठीक है दोस्तों। फिर पेरेंकाइमा भित्ति पतली होती है। इनकी भित्ति क्या होती है दोस्तों, पतली होती है जो सेल्यूलोज की बनी होती है, अतः कथन फर्स्ट सही है। फिर है दोस्तों कोलेंकाइमा में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है। इनकी भित्ति पतली होती है लेकिन इनके कोनों पर सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन जमा होती है, अतः कथन दूसरा गलत है। फिर है दोस्तों कि स्क्लेरेकाइमा अधिकांशतः मृत होते हैं और इनमें प्रोटोप्लास्ट अनुपस्थित होता है। ये पौधों को यांत्रिक सहारा देते हैं। इनकी कोशिका भित्ति दोस्तों कि इनकी कोशिकाओं की भित्ति मोटी और लिग्निनी यानी कि लिग्निफाइड होती है, अतः कथन तीसरा सही है। फिर है दोस्तों लास्ट पॉइंट है कि उल्लेखनीय है कि जटिल उत्तक के 2 प्रकार जाइलम और फ्लोएम होते हैं। अब दोस्तों सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि जटिल उत्तक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है दोस्तों कि जाइलम भोजन को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाते हैं। और सेकंड स्टेटमेंट है दोस्तों कि फ्लोएम मूल से पानी तथा खनिज लवण को तने तथा पत्तियों तक पहुंचाने के लिए एक संवहन उत्तक की तरह कार्य करते हैं। तो उपयुक्त में से दोस्तों आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए दिया गया है दोस्तों केवल 1 सही है, ऑप्शन बी दोस्तों केवल 2 सही है, ऑप्शन सी दिया गया है 1 और 2 दोनों सही है और ऑप्शन डी दिया गया है दोस्तों ना तो 1 ना तो 2 सही है। तो जो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना तो 2 सही। अर्थात दोस्तों जो दोनों जो स्टेटमेंट दिए गए हैं दोस्तों ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं दोस्तों, फर्स्ट और सेकेंड। अब दोस्तों डिटेल को देख लेते हैं। तो डिटेल यही है दोस्तों कि उपयुक्त दोनों कथन गलत हैं, है ना। कि जटिल उत्तक के 2 प्रकार जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम मूल से अर्थात जड़ से पानी तथा खनिज लवण को तने तथा पत्तियों तक पहुंचाने के लिए एक संवहन उत्तक की तरह कार्य करते हैं। ये पौधों के अंगों को यांत्रिक सहारा भी देते हैं दोस्तों जाइलम। ये 4 तत्वों वाहिनिकी यानी कि ट्रेकिड, वाहिका जाइलम तंतु और जाइलम पेरेंकाइमा से मिलकर बने होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति मोटी और लिग्निनी अर्थात लिग्निफाइड होती है। ये मृत होते हैं और इनमें प्रोटोप्लास्ट अनुपस्थित होता है। फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाते हैं। इनमें चांदनी नलिकाएं, तत्व, सहचर कोशिकाएं, फ्लोएम पेरेंकाइमा और फ्लोएम तंतु होते हैं। चलिए दोस्तों अब थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है दोस्तों क्यूटिकल, उसके सामने लिखा है कि यह पौधों की बाह्य त्वचा की बाहरी सतह पर मोम की परत है। सेकेंड है दोस्तों मेजोफिल अर्थात पर्णम द्योतक, उसके सामने लिखा है दोस्तों कि यह पौधों की पत्तियों के
पतली भित्ति वाला और क्लोरोप्लास्ट युक्त भरण उत्तक यानी कि ग्राउंड टिश्यू होता है। और थर्ड है दोस्तों कैम्बियम, अर्थात ये उसके सामने लिखा है दोस्तों कि कैम्बियम या पौधों के संवहनी उत्तकों जाइलम और फ्लोएम के मध्य स्थित होता है। तो दोस्तों उपयुक्त में से कौन से सही है यह आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है दोस्तों केवल 1 सही है, ऑप्शन बी दिया गया है दोस्तों केवल 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी दिया गया है दोस्तों 1 और 3 सही है, और ऑप्शन डी दिया गया है दोस्तों कि 1, 2 और 3 सही है। तो जो इसका सही जवाब है दोस्तों वो स्टेटमेंट 1, 2, 3 अर्थात तीनों सही है। यानी कि दोस्तों क्या है कि क्यूटिकल जो है दोस्तों यह पौधों की क्यूटिकल पौधों की बाह्य त्वचा की बाहरी सतह पर मोम की परत है, यह सही है। और सेकंड है दोस्तों कि मेजोफिल अर्थात पर्णम द्योतक जो होता है दोस्तों यहाँ पौधों की पत्तियों की पतली भित्ति वाला और क्लोरोप्लास्ट युक्त भरण उत्तक यानी कि ग्राउंड टिश्यू होता है। और थर्ड है दोस्तों कि कैम्बियम, यहाँ पौधों के कैम्बियम जो होता है दोस्तों पौधों के संवहनी उत्तकों जाइलम और फ्लोएम के मध्य स्थित होता है। उपयुक्त में से दोस्तों तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। डिटेल को दोस्तों देख लेते हैं। तो डिटेल यही है दोस्तों कि उपयुक्त सभी सही सुमेलित है। रचना तथा स्थिति के आधार पर उत्तक 3 प्रकार के होते हैं, यथा बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र यानी कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, भरण अथवा मौलिक उत्तक तंत्र अर्थात ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, एवं संवहनी उत्तक तंत्र अर्थात वस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम का होता है। बाह्य त्वची उत्तक तंत्र पौधों का सबसे बाहरी आवरण है। बाह्य त्वचा इसके अंतर्गत ही आती है जो कि पौधों के भाग की बाहरी त्वचा है। पौधों की बाह्य त्वचा की बाहरी सतह पर मोम की परत होती है जिसे क्यूटिकल कहते हैं। यह पानी के हानि को रोकती है। मूल में क्यूटिकल नहीं होते हैं, अर्थात जड़ में क्या होते हैं दोस्तों क्यूटिकल नहीं होते। फिर है दोस्तों कि पौधों की पत्तियों में भरण उत्तक पतली भित्ति वाले और क्लोरोप्लास्ट युक्त होते हैं जिसे मेजोफिल यानी कि पर्णम द्योतक कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम संवहनी उत्तक तंत्र का भाग है। द्विबीजपत्री में कैम्बियम जाइलम तथा फ्लोएम के मध्य स्थित होता है। एक बीजपत्री पादपों में कैम्बियम नहीं होता है। चलिए अब दोस्तों देखते हैं 4th नंबर का क्वेश्चन। तो 4th क्वेश्चन है दोस्तों निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है कि पौधों की जड़ों का लंबा होना, सेकंड है दोस्तों कि पौधों के तनों का लंबा होना, और थर्ड है दोस्तों पौधों की मोटाई का बढ़ना। तो दोस्तों उपयुक्त में से कौन से जो पौधों में द्वितीयक वृद्धि को दर्शाते हैं। द्वितीयक वृद्धि यानी कि सेकेंड जो दोस्तों इंक्रीमेंट होता है पौधों में, यह इन तीनों में स्टेटमेंट में से दोस्तों कौन सा दर्शा रहा है। ऑप्शन ए दिया गया है केवल 1, ऑप्शन बी है दोस्तों केवल 2, ऑप्शन सी है दोस्तों 1, 2 और ऑप्शन डी है दोस्तों 1, 2, 3। तो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी केवल 3 सही है। केवल 3 जो है दोस्तों पौधों में सेकंड इंक्रीमेंट अर्थात सेकंड द्वितीयक वृद्धि को दर्शाता है, यानी कि पौधों की मोटाई का बढ़ना, ये दोस्तों द्वितीयक वृद्धि के अंतर्गत आता है। चलिए दोस्तों अब डिटेल को देख लेते हैं दोस्तों। तो डिटेल है दोस्तों कि पौधों और तना लंबाई में शीर्षस्थ विभज्या की सहायता से बढ़ते हैं, इसे प्राथमिक वृद्धि कहते हैं। अधिकांश द्विबीजपत्रियों में प्राथमिक वृद्धि के अतिरिक्त उनकी मोटाई भी बढ़ती है, इसे ही द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। यह एक बीजपत्री मूल तथा तने में नहीं होती है। पौधे के जो उत्तक द्वितीयक वृद्धि में भाग लेते हैं उन्हें पार्श्वी मेरी स्टेम संवहन कैम्बियम तथा कार्क कैम्बियम कहते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं 6 नंबर का चैप्टर पुष्पी पादपों का शरीर यहीं पे समाप्त होता है। अब दोस्तों 7 नंबर का हम चैप्टर देखते हैं। तो दोस्तों 7 नंबर का क्वेश्चन चैप्टर है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। तो दोस्तों हम इसको थोड़ा सा जल्दी पढ़ेंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि उपकला उत्तक यानी कि एपिथेलिकल टिश्यू 2 प्रकार के होते हैं, सरल उत्तक और संयुक्त उत्तक। तो इनके संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है दोस्तों कि सरल उपकला उत्तक एक ही स्तर का बना होता है, और सेकंड पॉइंट है दोस्तों कि संयुक्त उपकला उत्तक का मुख्य कार्य रासायनिक व यांत्रिक प्रतिबलों से रक्षा करना है। और थर्ड है दोस्तों हृदय पूर्णता उपकला उत्तक से बना है। तो दोस्तों उपयुक्त में से कौन से सही हैं। तो दोस्तों मान लो कि पहला दिया गया है ऑप्शन 1, ऑप्शन बी दिया गया है केवल 2, ऑप्शन सी दिया गया है दोस्तों कि 1, 2 और 3, और ऑप्शन डी दिया गया है दोस्तों कि 1 और 2। तो जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए केवल 1 और 2 हैं जो दोस्तों
वो सही है। एक और दो क्या है दोस्तों, उपकला उत्तक। दो प्रकार के होते हैं, सरल उत्तक और संयुक्त उत्तक। तो इनके संदर्भ में दोस्तों पहला जो ऑप्शन दिया कि सरल उपकला उत्तक एक ही स्तर का बना, और सेकेंड दोस्तों स्टेटमेंट दिया गया है कि संयुक्त उपकला उत्तक का मुख्य कार्य रासायनिक व यांत्रिक प्रतिबलों से रक्षा करना है। अब दोस्तों डिटेल को देख लेते हैं। डिटेल है दोस्तों कि उपकला उत्तक यानी कि एपिथेलिकल टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, सरल उत्तक और संयुक्त उत्तक। सरल उपकला उत्तक एक ही स्तर का बना होता है तथा यह देह गुहिकाओं, वाहिनियों और नलिका का अस्तर है। संयुक्त उपकला उत्तक एक से अधिक कोशिका स्तरों अर्थात बहुस्तरित का बना होता है और इस प्रकार श्रावण और अवशोषण में इसकी भूमिका सीमित है। उत्तक का मुख्य कार्य रासायनिक व यांत्रिक प्रतिबलों से रक्षा करना अथा कथन फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही है। सभी जटिल प्राणियों का शरीर चार प्रकार के आधारभूत उत्तकों, ये उपकला उत्तक, संयोजिक उत्तक, पेशी उत्तक और तंत्रिका उत्तक से बना होता है। हृदय में ये चारों तरह के उत्तक होते हैं अतः कथन तीसरा गलत है। अब दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है कि संयोजी उत्तकों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है दोस्तों कि रक्त को छोड़कर सभी संयोजी उत्तकों में कोशिका कोलेजन नामक संरचनात्मक प्रोटीन के तंतु का स्त्रावण करती है। सेकेंड है दोस्तों उपास्थि, अस्थि और वशी उत्तक सभी संयोजी उत्तकों के उदाहरण हैं। तो उपयुक्त में से दोस्तों कौन से सही हैं? ऑप्शन ए दिया गया है केवल एक सही है, ऑप्शन बी दिया गया है दोस्तों केवल दो सही है, ऑप्शन सी है दोस्तों एक और दो दोनों सही, और ऑप्शन डी है दोस्तों ना तो एक ना तो दोस्तों सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों सही है। एक और दो दोनों क्या है दोस्तों, फिर से पढ़ लेते हैं इसको कि रक्त को छोड़कर सभी संयोजी उत्तकों में कोशिका कोलेजन नामक संरचनात्मक प्रोटीन के तंतु का स्त्रावण करती है। और सेकेंड है दोस्तों कि उपास्थि, अस्थि और वशी उत्तक सभी संयोजी उत्तकों के उदाहरण हैं। अब डिटेल को देखते हैं दोस्तों। तो डिटेल है दोस्तों कि उपयुक्त दोनों कथन सही है। संयोजी उत्तकों में कोमल उत्तक से लेकर विशेष प्रकार के उत्तक जैसे कि उपास्थि, अस्थि, वशी उत्तक और रक्त सम्मिलित है। रक्त को छोड़कर सभी संयोजी उत्तकों में कोशिका संरचनात्मक प्रोटीन के तंतु का स्त्रावण करती है जिसे कोलेजन अथवा इलास्टिन कहा जाता है। ये उत्तक को शक्ति, प्रत्यास्थता एवं लचीलापन प्रदान करते हैं। यह कोशिका रूपांतरित पॉलीसेकेराइड भी स्रावित करती है जो कोशिका और तंतु के बीच में जमा होकर आधात्री यानी कि मैट्रिक्स का कार्य करती है। उल्लेखनीय है कि संयोजी उत्तक को तीन प्रकारों में बांटा गया है। पहला है दोस्तों लचीले संयोजी उत्तक, सेकेंड है दोस्तों सघन संयोजी उत्तक और थर्ड है दोस्तों विशिष्ट कृत संयोजी उत्तक। अब दोस्तों इसमें हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों कि संयोजी उत्तक के संदर्भ में निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है दोस्तों कि उपास्थि के सामने लिखा है कि यह खनिज युक्त ठोस संयोजी उत्तक है। सेकेंड है दोस्तों अस्थि के सामने लिखा है कि इसका अंतरकोशिकीय पदार्थ ठोस, विशिष्ट अन्नमय अर्थात प्लिएबल और संपीड़न रोधी होता। और थर्ड है दोस्तों रक्त के सामने लिखा है कि यह तरल संयोगी उत्तक है, संयोजी या संयोगी। तो दोस्तों उपयुक्त में से कौन से सही सुमेलित है कि पहला और दूसरा सही है, कि सेकंड और थर्ड सही है, कि एक दो तीन सही है, और दोस्तों कि एक दो और तीन सही। तो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, केवल तीन सही है। केवल तीन जो है दोस्तों कि रक्त जो होता है दोस्तों, यह जो होता है दोस्तों यह तरल संयोजी उत्तक है। संयोगी लिखा है लेकिन वो संयोजी उत्तक है ना। तो डिटेल को देखते हैं दोस्तों। तो उपास्थि का अंतरकोशिकीय पदार्थ ठोस, विशिष्ट, अन्नमय यानी कि प्लिएबल और संपीड़न रोधी होता है। इस उत्तकों को बनाने वाली कोशिकाएं यानी कि उपास्थि अणु स्वयं द्वारा स्रावित आधात्री में छोटी छोटी गुहिकाओं में बंद हो जाती हैं, अतः युग्म एक गलत है। फिर है दोस्तों कि अस्थि खनिज युक्त ठोस संयोजी उत्तक है। इसका अन्नमय आधात्री कोलेजन तंतु एवं कैल्शियम लवण युक्त होता है जो अस्थि को मजबूती प्रदान करता है, अतः युग्म दूसरा भी गलत है। और थर्ड है दोस्तों पॉइंट है कि रक्त तरल संयोगी उत्तक है जिसमें जीव द्रव्य, लाल रुधिर कणिकाएं, रक्त सफेद रुधिर कणिकाएं और पट्टिकाणु पाए जाते हैं, अतः युग्म तीसरा क्या है दोस्तों सही है। अब दोस्तों डिटेल और आगे फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि पेशी उत्तक तीन प्रकार के होते हैं। कंकाल पेशी
चिकनी पेशी और हृदय पेशी। तो इनके संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है दोस्तों कि कंकाल पेशी मुख्य रूप से कंकाली पेशी से जुड़ी होती हैं। सेकेंड है दोस्तों कि चिकनी पेशी को मात्र सोचने भर से ही संकुचित किया जा सकता है। और थर्ड है दोस्तों कि हृदय पेशी एक संकुचनशील उत्तक है। तो उपयुक्त में से दोस्तों कौन से सही है यह आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए दिया गया है केवल 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी दिया गया है केवल 2 सही है, ऑप्शन सी दोस्तों 1 और 3 सही, और ऑप्शन डी दोस्तों 1, 2 और 3 सही है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 सही है। 1 और 3 क्या है दोस्तों, 1 और 3 दोस्तों मैं फिर से टिक करके आपको बता देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से याद हो जाए। तो दोस्तों 1 और 3 जो है दोस्तों, पहला पॉइंट है कि कंकाल पेशी मुख्य रूप से कंकाल पेशी से जुड़ी होती है, यह जो है दोस्तों यह सही स्टेटमेंट है। फिर दोस्तों थर्ड स्टेटमेंट है कि हृदय पेशी एक संकुचनशील उत्तक है, यह भी सही है। अब डिटेल को देखते हैं दोस्तों। तो डिटेल यही है दोस्तों कि पेशी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। पहला है कंकाल पेशी उत्तक, सेकेंड है दोस्तों चिकनी पेशी उत्तक, और थर्ड है दोस्तों हृदय पेशी उत्तक। कंकाल पेशी मुख्य रूप से कंकाली पेशी से जुड़ी होती हैं, अतः कथन फर्स्ट सही है। फिर है दोस्तों कि चिकनी पेशी उत्तक की संकुचनशील कोशिका के दोनों किनारे पतले होते हैं। आंतरिक अंगों जैसे कि रक्त नलिका, अग्नाशय और आंत की भित्ति में इस प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। चिकनी पेशी का संकुचन यानी कि अनैच्छिक होता है, क्योंकि इनकी क्रियाविधि पर सीधा नियंत्रण नहीं होता, अर्थात चिकनी पेशी को मात्र सोचने भर से ही संकुचित नहीं किया जा सकता, अतः कथन दूसरा गलत है। फिर है दोस्तों कि हृदय पेशी एक संकुचनशील उत्तक है जो केवल हृदय में ही पाई जाती है, अतः कथन तीसरा भी सही है। अब दोस्तों हम 5th नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं कि तंत्रिका उत्तकों के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों इसमें आपको गलत को ढूंढना है। ऑप्शन ए दिया गया है कि ये मुख्य रूप से शरीर की परिवर्तित अवस्थाओं के प्रति शरीर के अनुक्रियाशीलता के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है। फिर बी दिया गया है दोस्तों ये उत्तेजनशील कोशिकाएं जो तंत्रिका तंत्र की संचार इकाई हैं। सी दिया गया है दोस्तों कि इनमें तंत्रीबंध यानी कि न्यूरोग्लियल कोशिका ऐसी कोशिका है जिनका इस उत्तक में कोई उपयोग नहीं। और डी दिया गया है दोस्तों तंत्रिका कोशिका को उद्दीप्त किया जाता है अथवा यह स्वयं उद्दीप्त होती है, जो होती है तो एक विद्युत परिवर्तन यानी कि इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस उत्पन्न होता है। तो दोस्तों ये वाला जो सी जो है वो गलत है और जो दोस्तों ए बी डी ये सही है। दोस्तों ए बी डी में फिर से तुमको पढ़ के बता देता हूँ। तो दोस्तों जो ए पे लिखा था कि तंत्रिका उत्तक जो होता है दोस्तों मुख्य रूप से शरीर की परिवर्तित अवस्थाओं के प्रति शरीर के अनुक्रियाशीलता के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है, यह सही है। और बी है दोस्तों कि यह उत्तेजन मतलब तंत्रिका तंत्र उत्तेजनशील कोशिकाएं है, ये है जो तंत्रिका तंत्र की संचार इकाई, यह भी सही। और दोस्तों जो डी दिया गया था कि तंत्रिका कोशिका को उद्दीप्त किया जाता है अथवा यह स्वयं उद्दीप्त होती है तो एक विद्युत परिवर्तन यानी कि इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस उत्पन्न होता है, यहाँ भी सही है। अब दोस्तों डिटेल देख लेते कि ए बी और डी सही है जबकि सी गलत है, अतः विकल्प सी सही उत्तर। फिर दोस्तों इसमें डिटेल है कि तंत्रिका उत्तक मुख्य रूप से शरीर की परिवर्तित अवस्थाओं के प्रति शरीर के अनुक्रियाशीलता के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है। ये दोस्तों तंत्रिका उत्तक जो होता है दोस्तों उत्तेजनशील कोशिकाएं हैं जो तंत्रिका और तंत्र की संचार इकाई। तंत्रिका बंध अर्थात न्यूरोग्लियल कोशिका बाकी तंत्रिका तंत्र को संरचना प्रदान करती है और तंत्रिका कोशिकाओं को सहारा और सुरक्षा देती है। शरीर में तंत्रिका उत्तक के कुल आयतन का आधा से अधिक भाग तंत्रीबंध कोशिकाएं बनाती हैं। तंत्रिका कोशिका को उद्दीप्त किया जाता है अथवा यह स्वयं उद्दीप्त होती है तो एक विद्युत परिवर्तन अर्थात इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस उत्पन्न होता है जो बहुत तीव्रता से कोशिका झिल्ली पर गमन करता है। अब दोस्तों इसमें 6th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि केचुए के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है दोस्तों कि यह केचुआ अकशेरुकी प्राणी। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों कि फेरिटीमा व लेम्ब्रिक्स सामान्य भारतीय केचुए। और थर्ड है दोस्तों कि केचुए भोजन को पीसने के लिए एक गिजर्ड नामक संरचना होती है केचुए में। और फोर्थ है दोस्तों कि केचुआ संबंधी तंत्र में आँखों का अभाव होता है केचुए में।
तो दोस्तों आपको बताना है कि केचुओं के संदर्भ में कौन से कथन जो है सही है। ऑप्शन ए दिया गया है दोस्तों 1, 2 और 3, ऑप्शन बी दिया गया है 2, 3 और 4, और ऑप्शन सी दिया गया है दोस्तों कि 1 और 4, और ऑप्शन डी दिया गया है दोस्तों 1, 2, 3, 4। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4 जो है दोस्तों इसके सही जवाब है। चलिए दोस्तों फिर से आपको पढ़ के बता देता हूँ कि केचुओं के संदर्भ में ये चारों पॉइंट जो है दोस्तों ये सही है। चलिए दोस्तों मैं आपको टिक कर देता हूं कि पहला जो पॉइंट है कि केचुआ जो होता है दोस्तों अकशेरुकी प्राणी होता है, यह सही है। और सेकंड पॉइंट है दोस्तों कि फेरेटिमा व लैम्ब्रिक्स सामान्य भारतीय केचुए हैं। और दोस्तों थर्ड पॉइंट है कि केचुए में जो भोजन को पीसने के लिए एक गिजर्ड नामक संरचना होती है, यह भी। और फोर्थ पॉइंट है दोस्तों कि केचुआ संवेदी तंत्र में, केचुओं में दोस्तों जो संवेदी तंत्र में आंखों का अभाव होता है। अब दोस्तों इसमें डिटेल को देखते हैं। तो डिटेल यही है दोस्तों कि उपयुक्त सभी कथन सही हैं, है ना, कि केचुआ एक अकशेरुकी प्राणी है जो नम मिट्टी की ऊपरी सतह में निवास करता है। यहाँ उभयलिंगी होता है केचुआ। फिर है दोस्तों कि फेरेटिमा व लम्ब्रिक्स सामान्य भारतीय केचुआ है। फेरेटिमा का रुधिर परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। फिर है दोस्तों कि केचुआ जो होता है दोस्तों भोजन को पीसने के लिए एक गिजार्ड नामक संरचना होती है। यह सड़ी गली पत्तियों और मिट्टी में मिश्रित कार्बनिक पदार्थ होते हैं। फिर है दोस्तों कि केचुआ जो संवेदी तंत्र में आंखों का अभाव होता है ना, लेकिन इनमें कुछ प्रकाश और स्पर्श संवेदी अंग विकसित होते हैं जो प्रकाश की तीव्रता के अंतर और पृथ्वी के कंपन को भी महसूस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं इसमें 7वें नंबर का क्वेश्चन कि केचुओं के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से सही है। ऑप्शन ए दिया गया है कि ये किसान के मित्र होते हैं। ऑप्शन बी दिया गया है कि इनके द्वारा मिट्टी में निर्मित छिद्र फसलों के लिए हानिकारक हैं क्योंकि कीट इन छिद्रों में घुसकर पौधों की जड़ों को हानि पहुंचाते हैं। और सी दिया गया है दोस्तों कि इनके द्वारा कृमि कंपोस्ट का निर्माण होता है। और डी दिया गया है दोस्तों कि इन्हें मछली पकड़ने के लिए प्रलोभक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों कौन से सही नहीं है, अर्थात गलत को चुनना। तो गलत जो है दोस्तों कि ऑप्शन बी गलत था कि इनके द्वारा मिट्टी में निर्मित छिद्र फसलों के लिए हानिकारक है क्योंकि कीट इन छिद्रों में घुसकर पौधों की जड़ों को हानि पहुंचाते हैं, यह गलत है दोस्तों। वो ये जो छिद्र होते हैं ये लाभदायक होते हैं। तो ऑप्शन दोस्तों ए, सी और डी के ये जो सही है केचुओं के संबंध में है कि केचुआ जो होता है दोस्तों ये किसान के मित्र होते हैं। और सी है दोस्तों कि केचुआ जो होता है इनके द्वारा कृमि कंपोस्ट का निर्माण होता है, यह भी सही। और दोस्तों केचुओं को मछली पकड़ने के लिए प्रलोभक के रूप में प्रयोग किया जाता है, यह भी सही है। अब दोस्तों डिटेल को देख लेते हैं कि ए, सी और डी सही है जबकि बी गलत है, अतः विकल्प बी सही उत्तर है। फिर अब दोस्तों पढ़ते हैं डिटेल को कि केचुए किसान के मित्र होते हैं, सही। इनके द्वारा अर्थात केचुए के द्वारा मिट्टी में निर्मित छिद्रों के कारण बढ़ते पौधों की जड़ों के लिए वायु की उपलब्धता और उनका नीचे की ओर बढ़ना सुगम हो जाता है, अतः ये छिद्र फसलों के लिए लाभकारी होते हैं। फिर है दोस्तों कि केचुए द्वारा कृमि कंपोस्ट का निर्माण किया जाता है जो मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बढ़ाता है। फिर है दोस्तों कि केचुओं को मछली पकड़ने के लिए प्रलोभक के रूप में प्रयोग किया जाता है, यह भी सही। अब दोस्तों 8वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि कॉकरोच के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है दोस्तों कि ये रात्रिचर, ये कॉकरोच जो होते हैं रात्रिचर और सर्वभक्षी प्राणी है। सेकंड है दोस्तों कि कॉकरोच द्विलिंगी होते हैं। और थर्ड है दोस्तों कि कॉकरोच में परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। और फोर्थ है दोस्तों कि कॉकरोच कोई आर्थिक महत्व नहीं है। तो उपयुक्त में से दोस्तों कौन सा सही है यह आपको बताना। ऑप्शन ए दिया गया केवल 1, 2 और 3 सही। ऑप्शन बी दिया गया 1, 2 और 4 सही। ऑप्शन सी दिया गया है केवल 3 और 4 सही। और ऑप्शन डी दिया गया है दोस्तों 1, 2, 3, 4 सही। तो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, 1, 2, 4 सही है। तो 1, 2, 4 दोस्तों फिर से हम देख लेते हैं कि पहला पॉइंट है दोस्तों कि कॉकरोच जो होता है रात्रिचर और सर्वभक्षी प्राणी होता है दोस्तों, यह सही है। और दोस्तों थर्ड था पॉइंट कि कॉकरोच में परिसंचरण तंत्र जो होता है दोस्तों बंद प्रकार का होता है, यह भी सही है। और दोस्तों फोर्थ था कि कॉकरोच का कोई आर्थिक महत्व नहीं है, यह भी सही। अब दोस्तों डिटेल को देख लेते हैं।
तो दोस्तों इसमें सॉरी दोस्तों 1, 2 और 4 और सही था, मतलब कि दोस्तों जो मैंने आपको थर्ड बता दिया ना दोस्तों ये गलत था, मतलब कि थर्ड वाला दोस्तों नहीं है ना। थर्ड वाला क्या है दोस्तों, गलत है। और जो दोस्तों ये थर्ड वाला क्या है, गलत है। और जो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है ना। तो फर्स्ट क्या था दोस्तों कि कॉकरोच, रात्रिचर और सर्वभक्षी प्राणी, यह सही। और कॉकरोच जो होता है दोस्तों द्विलिंगी होते हैं। और फोर्थ पॉइंट दोस्तों थर्ड वाला गलत था, ध्यान में रखना, गलती से बता दिया। फोर्थ वाला था दोस्तों कि कॉकरोच का कोई आर्थिक महत्व नहीं है, यह सही। अब डिटेल को देखते हैं दोस्तों। तो डिटेल ये है दोस्तों, कॉकरोच का जो संघ होता है वो ऑर्थोपोडा के वर्ग इंसेक्ट में सम्मिलित है। कॉकरोच रात्रिचर और सर्वभक्षी प्राणी है। कॉकरोच का पूरा शरीर मजबूत काइटिन युक्त बाह्य कंकाल का बना होता है, अतः कथन फर्स्ट सही है। फिर है दोस्तों कि कॉकरोच द्विलिंगी अर्थात डायोसियस होते हैं और दोनों लिंगों में पूर्ण विकसित जनन अंग होते हैं, अतः कथन दूसरा भी सही है। फिर है दोस्तों कि कॉकरोच खुला परिसंचरण तंत्र होता है, यह कथन गलत है। और दोस्तों तो फोर्थ है कि इनका कोई आर्थिक महत्व नहीं होता कॉकरोच का, बल्कि ये पीड़क के रूप में कार्य करते हैं, अतः कथन फोर्थ सही है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, 9th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। प्राणियों में संरचनात्मक संगठन 7th चैप्टर का 9th नंबर का क्वेश्चन है कि मेढक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है दोस्तों कि ये कभी पानी नहीं पीते बल्कि त्वचा द्वारा इसका अवशोषण करते हैं। और सेकंड पॉइंट है दोस्तों कि ये समतापी होते। और थर्ड पॉइंट है दोस्तों इसमें रंग परिवर्तन की क्षमता होती है। और फोर्थ पॉइंट है दोस्तों कि ये गर्मियों और सर्दियों में ग्रीष्म और शीत निष्क्रियता में चले जाते हैं। तो उपयुक्त में से दोस्तों कौन से सही है यह आपको बताना है। तो दोस्तों जो सही जवाब है इसका दोस्तों केवल 1, 3 और 4 जो सही है दोस्तों, कि मेढक के संदर्भ में दोस्तों कि मेढक कभी पानी नहीं पीते बल्कि त्वचा द्वारा इसका अवशोषण करते हैं, यह सही है। और दोस्तों जो थर्ड पॉइंट है कि मेढक जो होते हैं रंग परिवर्तन की क्षमता होती है, यह भी सही है। और फोर्थ पॉइंट है दोस्तों कि ये मेढक जो गर्मियों और सर्दियों में ग्रीष्म और शीत निष्क्रियता में चले जाते हैं, यह भी सही है। अब दोस्तों डिटेल को देख लेते हैं। सॉरी दोस्तों 1, 3 और 4 दोस्तों सही है, तो मैंने वही सही लगाया। अब दोस्तों डिटेल देखते हैं कि मेढक कशेरुकी संघ के एम्फीबियन वर्ग से संबंधित है। ये कभी पानी नहीं पीता है बल्कि त्वचा द्वारा इसका शोषण करता है, अतः कथन फर्स्ट सही है। मेढक असमतापी अथवा अनियत तापी होता है, अर्थात इसके शरीर का तापमान नियत नहीं रहता, अतः कथन दूसरा गलत। फिर है दोस्तों मेढक में अपने शत्रुओं से छिपने के लिए रंग परिवर्तन की क्षमता होती है, जिसे छद्मावरण कहते हैं। यह रक्षात्मक रंग परिवर्तन की क्षमता अनुहरण यानी कि मिमिक्राई कहलाती है, अतः कथन तीसरा सही। फिर है दोस्तों कि मेढक गर्मी और सर्दियों में अपनी रक्षा के लिए गहरे गड्ढे जैसे कि जगहों में चले जाते। इस प्रक्रिया को क्रमशः ग्रीष्म निष्क्रियता और शीत निष्क्रियता कहते हैं, अतः कथन फोर्थ भी सही है। फिर है दोस्तों कि उल्लेखनीय है कि मेढक की त्वचा श्लेष्मा अर्थात म्यूकस की से ढकी होती है, जो कि सदैव आर्द्र रहती है अर्थात गीली रहती है। इसमें बाह्य कण अनुपस्थित होते हैं। इनमें बाह्य निषेचन पानी में होता है। ये कीटों को खाकर फसलों की रक्षा करते हैं। अब दोस्तों इसी में लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 10th नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों 7th चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, प्राणियों में संरचनात्मक संगठन का लास्ट क्वेश्चन है कि मेढक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है दोस्तों कि मेढक जल और थल दोनों स्थानों पर दो भिन्न विधियों यानी कि त्वची श्वसन और फुफ्फुसीय श्वसन करने में सक्षम होता है। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों कि ग्रीष्म निष्क्रियता और शीत निष्क्रियता के दौरान मेढक त्वचा से श्वसन करता है। और थर्ड पॉइंट है दोस्तों कि मेढक में लसिका परिसंचय नहीं पाया जाता। और फोर्थ पॉइंट है दोस्तों कि मेढक का हृदय 4 कक्षीय होता है। तो दोस्तों उपयुक्त में से कौन से सही नहीं है, तो दोस्तों आपको गलत को ढूंढना है। तो दोस्तों मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो गलत है दोस्तों ऑप्शन केवल 3 और 4 जो दोस्तों ये गलत है। तो दोस्तों आपको टिक कर देता हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। तो पहला पॉइंट जो दोस्तों था कि मेढक जल और थल
दोनों स्थानों पर दो भिन्न विधियों त्वची श्वसन और फुफ्फुसी श्वसन करने में सक्षम होता है, यह सही है। और सेकेंड पॉइंट है दोस्तों कि ग्रीष्म निष्क्रियता और शीत निष्क्रियता के दौरान मेढक त्वचा से श्वसन करता है। और दोस्तों थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट ये गलत है ना। तो इसका सही जवाब है दोस्तों केवल 3 और 4 सही है इसका। चलिए दोस्तों डिटेल को देखते हैं। तो डिटेल यही है दोस्तों कि मेढक जल और थल दोनों स्थानों पर दो भिन्न विधियों द्वारा श्वसन करने में सक्षम होता है। यह जल में त्वची श्वसन करता है और थल पर श्वसन के लिए त्वचा, मुख, गुहा और फेफड़ों का उपयोग करता है। फेफड़ों के द्वारा श्वसन फुफ्फुसी श्वसन कहलाता अतः कथन फर्स्ट सही। फिर है दोस्तों ग्रीष्म निष्क्रियता और शीत निष्क्रियता के दौरान मेढक त्वचा से श्वसन करता अतः कथन दूसरा भी सही है। फिर है दोस्तों कि मेढक का परिसंचरण तंत्र सुविकसित और बंद प्रकार का होता है। इसमें मेढक में लसिका परिसंचरण पाया जाता अर्थात ऑक्सीजनित और ऑक्सीजनित रक्त हृदय में मिश्रित हो जाते हैं, अतः कथन तीसरा गलत है। उल्लेखनीय है कि रुधिर परिसंचरण तंत्र हृदय रक्त वाहिकाओं और रुधिर से मिलकर बनता है। लसिका तंत्र लसिका नलिकाओं और लसिका ग्रंथियों का बना होता है। लसिका रुधिर से भिन्न होता है क्योंकि इसमें कुछ प्रोटीन व लाल रुधिर कणिकाएं अनुपस्थित होती है। मेढक का हृदय त्रिकोष्ठीय अथवा 3 कक्षीय होता अतः कथन फोर्थ भी गलत है। चलिए दोस्तों अब 7th नंबर का चैप्टर प्राणियों में संरचनात्मक संगठन यहीं पे समाप्त होता है। अब दोस्तों हम अगली क्लास में 11 नंबर का दोस्तों पार्ट 3 लेके आएंगे दोस्तों, जिसमें कि दोस्तों हम 8th नंबर के चैप्टर से डिटेल MCQ का दोस्तों हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। डिटेल मतलब डिस्कशन करेंगे आपके साथ। तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते रहना दोस्तों। अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो घंटी के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लेना और उसमें दोस्तों ऑल नोटिफिकेशन कर देना ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ऊपर के आई बटन में दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट दे दी है NCERT अंडरस्कोर क्वेश्चन के नाम से दोस्तों 6 से 12 तक के दोस्तों मैं MCQ आपको सारे लगवाऊंगा। अभी दोस्तों साइंस के MCQ चल रहे हैं तो दोस्तों हम उसमें 11 क्लास के पार्ट 2 तक आ चुके हैं दोस्तों। ये भी मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा वीडियो। तो दोस्तों सारे क्वेश्चंस आप देख लेना दोस्तों, जाके साइंस के 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक के सारे क्वेश्चन देख लेना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें कि हम दोस्तों पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें हम पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम।